मैं ठगा भी गया हूँ, सुपरटेक में वन ऑफ द बिगेस्ट हैं वो, बट उन्होंने केप टाउन में मुझे आज तक मेरी प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिली जबकि मैं पूरा पैसा दे सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करूँगा कि नोएडा जब भी किसी के जहन में आता है ऐसा प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन, तो उसके दिमाग में भय बहुत आ जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफॉल्ट हुआ है। इस पे आपकी राय क्या है? वो दादा खरीदे पोता बरते। हाँ, पूरा पोता बरते भी बात। यानी कि आप खरीदिए, अगर आपके पास पैसा है तो खरीदिए, प्रॉपर्टी खरीदिए। आपके फैमिली मेंबर जब उसको यूज करेंगे तो आपकी बड़ी सी फोटो उस प्रॉपर्टी में लगाएंगे। और ये किसी एक बंदे के नाम पे है, बट वो मेरा सेलर नहीं है, मतलब सेलर बन के आप आए फॉर एग्जाम्पल, और मेरे पास जो है किसी और के नाम मुझे उसमें दिख रहा है। ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो मे बी पॉसिबल ऐसी गलती भी हो सकती है। अच्छा, तो रेरा एक्चुअली है क्या, और इसकी क्या इसका अपना कोर्स ऑफ एक्शन क्या है रेरा का? और अगर रेरा वेरीफाइड प्रॉपर्टी है तो क्या इसका मतलब हम उसमें आंख मूंद के इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये 3 सवाल हैं। अच्छा, जैसे आप दुलेरा की बात कर रहे थे, उसमें मैंने सुना है कुछ डिफरेंट जोन है, ये क्या है? एक आम जनता है जो अपने शहरों में भी धोखा खा जा रही है कभी कभी प्रॉपर्टी खरीदने में, और अब हम उससे कहें कि आप यहाँ दुलेरा में इन्वेस्ट कर लीजिए या गोवा में इन्वेस्ट कर लीजिए, तो उसका विश्वास कैसे जीता जा सकता है? नंबर 1। नंबर 2, एज अ कस्टमर मुझे क्या क्या चेक करना चाहिए कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले, रादर देन जस्ट मैं दुलेरा इसमें नहीं कहूँगा बिकॉज आप प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। तो एज अ आम इंसान मुझे क्या क्या ऐसा चेक करना चाहिए कि मुझे पता हो जाए कि नहीं, ये प्रॉपर्टी साफ सुथरी है और इसको मैं खरीद सकता हूँ? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुदित पांडे और मैं हूं फाउंडर पांडे प्रॉपर्टी वाला का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मेरा इनॉग्रल शो है, इसलिए मैंने बहुत ही खास गेस्ट को आप सबके लिए बुलाया है जो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। ये पहले भी डायरेक्टर रह चुके हैं इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक में, और इस समय खुद की कंपनी इन्वेस्टर की चला रहे हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा मिस्टर संजीव भारद्वाज जी का। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू मुदित। एंड एक बहुत अच्छी शुरुआत है। एक इंसान जब कोई व्यापार शुरू करता है तो उसकी सबसे बड़ी सोच होती है कि उस व्यापार में उस मुकाम को पाए जिस मुकाम को वो सोच के चला। तो आपने उसको प्रोत्साहन के साथ लिया है, और भाई आपको बहुत बहुत प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, और आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। इंस्पिरेशन तो मेरी आप ही रहे हैं, मैं सच बताऊं तो मैं तो एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं आपको देख के आपसे प्रभावित होकर के मैंने ये कार्य शुरू किया कि मैं करूँ, क्योंकि इसमें एक गैप बहुत बड़ा था। जैसे एजुकेशन में भी बहुत बड़ा गैप था, एजेंट्स आधी इन्फॉर्मेशन देते थे बच्चों को, आधी नहीं देते थे, जिसकी वजह से बच्चे, उनका माँ बाप और सबसे बड़ा उनका फ्यूचर बहुत इफेक्ट होता था। दूसरा, आपकी इंडस्ट्री है वो किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा सपना होता है लाइफ का कि एक मेरा अपना घर होगा। तो जब किसी व्यक्ति का ऐसा सपना होता है और वो अधर में टूटता है तो उतनी ही तकलीफ उसको होती है जितनी एजुकेशन में फ्यूचर खराब होता है। तो शायद वो फैसला था। सो जैसा कि जब घर बनने का सपना टूटता है सर, तो किसी भी व्यक्ति को बहुत दुख होता है। तो इसके लिए मैंने ये पांडे प्रॉपर्टी वाला शुरू करी, आपसे इंस्पायर होकर, आपसे प्रेरित होकर, और मैंने आपकी सक्सेस स्टोरीज देखी हैं, आपकी स्टोरीज पढ़ी हैं। मैं आपका क्लाइंट भी रह चुका हूँ। आपने मुझे दुलेरा में भी प्रॉपर्टी दिलाई हुई है, धनकौर में भी दिलाई हुई है, और दुबई में भी। तो सारे दा मेरे लिए शुभ होते चले गए। तो इसीलिए मैं आपसे इस पॉडकास्ट के पहले पूछ रहा था, अब नेक्स्ट दा कौन सा, आपने मेरे नाम क्या क्या जाना। तो आपने जब भी मुझसे जो भी वादा किया वो डिलीवर हुआ, जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैं ठगा भी गया हूँ, सुपरटेक में वन ऑफ द बिगेस्ट हैं वो, बट उन्होंने केप टाउन में मुझे आज तक मेरी प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिली जबकि मैं पूरा पैसा दे सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करूँगा कि नोएडा जब भी किसी के जहन में आता है ऐसा प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन, तो उसके दिमाग में भय बहुत आ जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफॉल्ट हुआ है। इस पे आपकी राय क्या है? मुदित जी, देखिए क्या है, जब भी कोई इंडस्ट्री जब ग्रो करती है तो उसके अंदर बहुत सारे प्रॉस एंड पॉइंट्स आते हैं, जिसमें आदमी ये समझने में कि कौन मेरे लिए बिल्कुल सही है, गलत है या ठीक है, ये सोचने में उसको एक समय लगता है। सेम विद दी इंडस्ट्री। रियल एस्टेट इंडस्ट्री बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं थी। रेरा के पहले तो गए तो किसी को डर ही नहीं था। इनफैक्ट हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि हम डेवलपर्स से मिलते थे और डेवलपर्स कहते थे कि ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गया और सब कुछ है, शुरू करो। अब बिलीव नहीं करोगे, एक पेन और पेपर पे तो खुद स्केल से लाइन खींच देते थे और कहते थे इन्वेंट्री आ गई, एक्सेल पे चढ़ा के इन्वेंट्री बिकती थी। तो बिफोर रेरा ये कह पाना कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है या इस तरीके से होगी, ये बहुत मुश्किल था। सही आदमी को जज करना, सही प्रॉपर्टी को, बिल्कुल आपने सही कहा, रोटी कपड़ा और मकान।
हर आदमी का सपना होता है किसी भी शहर, नोएडा जैसे शहर में आता है, काम करता है, जॉब करता है, अपनी मेहनत की कमाई तो किसी एक इंसान को ऐसे दे दे जिसकी वजह से उसको घर ना मिले तो बहुत दुख होता है, दिल टूटता है। हमारी शुरुआत यहीं से हुई। हमने नोएडा एक्सटेंशन में जब ये माननीय उच्च न्यायालय का एक आंसर आया था कि जितनी भी विवादित प्रॉपर्टीज हैं वो कैंसिल करके किसानों को जमीन दी जाए, तो हमारी शुरुआत ही वहाँ से 2008 से। तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को हताश परेशान देखा। तो एक बार दिल में सवाल आता था, ये अपनी पूरी जिंदगी की कमाई हमारे कहने पे लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि डूब जाएगी। तो उसकी वजह से बहुत डर के, बहुत सोच समझ के काम किया। बार बार उस प्रोडक्ट को हमने खुद अपने लिए समझा। इनफैक्ट मैं आज भी कोई प्रोडक्ट किसी को गाइड करता हूं तो पहले वो प्रोडक्ट जाकर खुद अपने लिए एज ए इन्वेस्टर्स, एज ए एंड यूजर आप देख कर परचेस करता हूं। अच्छा, परचेस करता पहले मैं खुद लेता हूं, फिर मैं बाद में किसी को एडवाइस करता हूं, जैसा आपके साथ भी हाँ, हुआ। आपने पहले तो उससे क्या होता है कि हमें सारा प्रोसेस पता लग जाता है, हमें उसके बारे में पता लग जाता है। इनफैक्ट कि जो पैसा आप इतनी मेहनत का देने वाले हैं, उस मेहनत का सही चीज आपको मिल जाए, तो जैसे आपका एक्सपीरियंस है, आज आप रियल एस्टेट के ऊपर एक पॉडकास्ट कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि वेल्थ बढ़ रही है और कहीं वेल्थ नहीं बढ़ती। आज कहीं पर भी आप पैसा लगाइए, वेल्थ नहीं बढ़ती। अब कहीं पैसा लगाइए, कोई गारंटी नहीं है कोई गारंटी कि वो बढ़ेगा घटेगा। प्रॉपर्टी में सबसे अच्छी चीज है कि आपने पैसा दिया, आपको वो प्रॉपर्टी मिल गई, एंड 5 से 10 साल में कहीं पर भी प्रॉपर्टी ले लीजिए, अपना आप 2 से 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना करता है। किसी भी डिपेंड्स ऑन योर जा सकता है, डिपेंड्स ऑन। तो ये तो कथनी हमेशा बड़े बुजुर्ग की रही है कि सबसे पहले प्रॉपर्टी खरीदो, बाद में कुछ भी। प्रॉपर्टी और सोना, वो 2 पे ही पहले करते हैं। जी। तो जैसा हम आपसे बात कर रहे थे शो के पहले भी, आपने बताया कि आपकी कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करती है। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है क्या? बिकॉज मैंने तो ये शेयर मार्केट में सुना था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अलग अलग शेयर्स में बना के करते हैं ऐसे कि लॉस कम हो, लेकिन प्रॉपर्टी में आप लोग कैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें? देखिए मुझे जी इसको ना बहुत सिंपल लाइनों में मैं समझाना चाहूँ तो, फॉर एग्जांपल आज आप हैं, आपने अपने लिए घर ले लिया और घर लेने के बाद में आपके पास और पैसा आ गया, तो आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट एक सेफ साइड, एक ऐसी जगह से इन्वेस्ट करना चाहते हो जहां से आपको कुछ उसका प्रॉफिट मार्जिन मिले, अगर प्रॉफिट भी ना मिले, लॉस ना मिले। तो हम क्या एडवाइस करते हैं ऐसे केसेस में जहां पर इंसान इसको एज ए बिजनेस, एज ए पोर्टफोलियो लेना चाहता है, तो हम आपके लिए कुछ प्रॉपर्टी बाय। वो प्रॉपर्टी या तो रेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, या वो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ कमा के। फॉर एग्जाम्पल, 1 साल में आपकी प्रॉपर्टी अगर 30% भी प्रॉफिट आपको निकाल दी, आम तौर पे आसानी से हो सकता है, 30% प्रॉफिट भी आपको आ जाता है, तो आप 4 साल में अपनी प्रॉपर्टी से 100% पैसा जो उसकी कॉस्ट है रिकवर कर जाते हैं। उसके बाद अब वो प्रॉपर्टी आपके लिए फ्री है, प्लस उसकी वैल्यू भी बढ़ गई। हम आपको होराइजन बनाते हैं 3 से 5 साल का। 3 से 5 साल में हम आपकी प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करके उसको रीशफल कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। उससे आपका जो पैसा है, वो पैसा आपके पास आ गया, आपने एंजॉय कर लिया, और प्रॉपर्टी जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है। तो उसमें अगर आपका दिल करता है, आपको अच्छा लगता है, तो नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन होती है उसमें आप अपना कुछ फंड और मिलाकर उसको फंड अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा लेते हैं। ये पोर्टफोलियोज मैनेजमेंट ऐसे ही होता है, इसमें कोई सब्ज़बाज नहीं होते कि रातों रात आप अमीर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, आपकी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। प्रोडक्ट ऐसा हो जो अभी मार्केट में नया आया है, शुरुआत हुई है। फॉर एग्जाम्पल नोएडा ही ले लेते हैं। आज आपने नोएडा परचेस किया है, बिफोर द एयरपोर्ट लॉन्चिंग नोएडा प्राइसेस समवेयर अराउंड 10,000, 15,000, 20,000 थी। राइट नाउ 75,000, 1 लाख रुपीस। तो सर, आज आपने अपना 3 साल के अंदर वो जो पोर्टफोलियो है, अगर आपने एंट्री की थी 20,000 पे, तो आज आपका 20,000 का 60,000 हो गया, 40,000 आपका प्रॉफिटेबल वेंचर है। आप अपना 20 चाहे तो कभी भी निकाल सकते हैं, 40 से खेलते रहिए। अगर आप चाहें तो इसमें और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में और मौका मिलेगा। सेम विद दी स्मार्ट सिटी। अब स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी तो कहते हैं मोदी जी ने भाई 127 लॉन्च कर, लेकिन वो ब्राउन फील्ड है। जो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी आ रही है उसमें इन्वेस्ट करने का बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आज की डेट में हम लोग धुलेरा सभी लोग सुनते हैं। ग्रीन और ब्राउन में क्या फर्क है सर? ग्रीन और ब्राउन में सबसे बड़ा फर्क है फरीदाबाद।
ठीक। फरीदाबाद भी एक स्मार्ट सिटी है, हाँ, लेकिन वो ब्राउन फील्ड है। ब्राउन फील्ड बोलते हैं जहां ऑलरेडी एग्जिस्ट हुआ हुआ शहर पहले से बना हुआ Okay. है, बसा हुआ है, बट गवर्नमेंट उसको ठीक करती है, ठीक है। एनक्रोचमेंट हटाती है, रोड चौड़ी कर देती है। उसके अंदर आज की डेट में आपका नया सिस्टम आ गया, स्मार्ट वाईफाई एरो सिस्टम्स लगाते हैं, लाइट सिस्टम्स लगाते हैं, वो सारी चीजें लगा के उसको अपग्रेड कर अपलिफ्ट करती है, तो ब्राउन फील्ड को ग्रीन फील्ड बनाने की कोशिश करती है। ओके। और ऑलरेडी एक बैरल लैंड पड़ी हुई जो होती है, उसको जब स्मार्ट और ग्रीन फील्ड बनाते हैं तो ये स्मार्ट ग्रीन फील्ड सिटी। ओके। ये फर्क होता है ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड में। ओके। सो जैसा कि आप अभी आपका किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं आप? आज की डेट में हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अगर बात करें तो हम लोग जिन प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, जिसमें आज हाई वॉल्यूम आता है, तो उसमें अंदर अगर हम बात करें तो धुलेरा इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, जो कि लोगों को मौका नहीं मिला। नोएडा से चूक गए, गुड़गांव से चूक गए, खरखौंदा से चूक गए, उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इंडस्ट्रीज, आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, टाटा हो गया, अंबानीज हो गए, अदानीज हो गए, ये सारे लोग वहाँ पर आ रहे हैं। बल्कि इसमें एक बड़ा मजेदार किस्सा है। एक इंसान जब कभी किसी से बोलता है, कहता है बताइए मेरे पास थोड़े से पैसे, मैं अपने ये थोड़े से पैसे कहाँ लगाऊं, तो मैं हमेशा उसको एक गाइड करता हूँ कि जहाँ दुनिया के सबसे, क्योंकि इसमें एक ना छोटी सी स्टोरी है जो मैंने सुनी थी, मैंने ये वेरीफाई नहीं किया बट मैंने सुनी है कि यहाँ ऐसा हुआ, क्योंकि काफी सारे लोग इसको कोट करते हैं कि जो हमारे सीनियर अंबानी साहब थे, धीरू भाई अंबानी साहब, कहा जाता है कि जब शुरुआत उन्होंने की थी तो वो पूरे हफ्ते रोज चाय नहीं पिया करते थे, रोज कहीं जाकर एक चाय नहीं पीते थे, वो पूरे हफ्ते के पैसे इकट्ठे करते थे और हफ्ते के एक दिन 5 स्टार होटल में जाके सारे पैसे की एक चाय। ये मैंने भी सुनी है। तो मैं उस स्टोरी के पीछे जब पढ़ा तो इस स्टोरी में ऐसा क्या था, तो उस स्टोरी में एक चीज थी, वो कहते थे मैं देखना चाहता हूं कि कितने दुनिया के लोग बड़े बड़े वहां जाकर क्या बात करते हैं, वो किस तरीके से चाय पीते हैं, चाय पीना बहाना, चाय नहीं पीते थे, वो उनको देखते थे। तो आज मैं अगर इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूं तो मैं वॉच करता हूं टाटा साहब को, बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट आदमी, पूरी दुनिया के लिए एक लाइव एग्जांपल है, अपने लिए कुछ ना करके दुनिया के लिए कुछ करना, जज्बा। अंबानी साहब भी सेम है। अंबानी साहब आज जितना काम कर रहे हैं, जितनी चीजें कर रहे हैं, एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, तो मैं इनको फॉलो करता हूं। तो आज टाटा की बात करें, टाटा ने 2500 एकड़ लैंड धुलेरा में खरीदा है। अच्छा जी। अपना प्रोडक्ट लगा रहे हैं, सेमीकंडक्टर लगा रहे हैं, सोलर प्लांट लगा रहे हैं, एविएशन इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियों की एविएशन इंडस्ट्री आ रही है, एनवीडिया, जैन साहब आ रहे हैं वहां पर, और लोग आ रहे हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है। तो मैंने सोचा जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, कुछ तो सोच होगी, और ये लोग इतने खाली नहीं है कि खामा खामे पैसे डाल रहे हैं। बिल्कुल, कोई वजह होगी, कोई वजह होगी, कहते हैं ना कुछ वजह होगी। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ कुछ पैसे डालता हूँ, आपको बोलूंगा मोदी जी आइए यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। सेम इनके साथ, ये अकेली कंपनियां नहीं, इनके साथ 250, 300 बंडल कंपनियां जो OEM कंपनियां इनके साथ काम करती हैं, इनके लिए प्रोडक्ट बनाती हैं, वो सब भी वहां मूव कर रहे हैं। तो क्यों मैंने सोचा कि यहाँ पर जाकर अगर हम इन्वेस्ट करें, और आज मैं वहां पर अपने लिए अगर 1000-2000 गज जमीन अपने नाम पर इकट्ठी कर लेता हूं, तो आने वाले टाइम में कितनी बड़ी चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल नोएडा सेक्टर 3 इंडस्ट्रियल एरिया आया था, प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम दी 15,000 to 20,000। उसके धीरे बढ़ते बढ़ते छोटे प्लॉट, 500 मीटर का प्लॉट तो मिलता ही नहीं है, ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं, 5 लाख में भी नहीं है। तो मैंने कहा यहां से मैं चूक गया, उस टाइम पैसे नहीं थे, हम लोग खुद आए थे यहाँ, काम कर रहे थे। तो इस बार मैंने ना चूके, इस बार हमने वो चीज इकट्ठी की और स्टार्ट किया। तो धुलेरा एक बिग स्टार्ट है। साथ में अगर आप लग्जरी की बात करें तो गोवा आपके लिए बहुत सजेस्टेबल है कि आज आदमी अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा है लग्जरी में, तो अच्छे विला, अच्छी कम्युनिटी में गोवा बना सकता है। नोएडा, नो डाउट, क्योंकि हमारा पहला प्यार कहता है ना, हाँ नोएडा ही है, नोएडा है, हमने यहीं से सीखा है, ये हमारे घर है, हमारा एक तरीके से मातृभूमि है, जहाँ से हमने काम करना सीखा है, हमने यहाँ पर एक चीज देखी है। तो नोएडा आज भी मैं कहता हूँ बहुत सस्ता है। अच्छा, क्यों? मोदी जी, मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। मेरे ना काफ़ी गवर्नमेंट से रिलेटेड क्लाइंट्स शुरू से रहे, तो मैं जब उनके घर बैठता था और मैं उनसे कहता था कि सर ये फ्लैट ले लीजिए, ये फ्लैट डबल हो जाएगा, तो जब हम बोलते थे ना डबल हो जाएगा, तो हमसे एक बार आंखों में आंखें डाल के पूछते थे कि बेटा ये आखिरी पैसे हैं रिटायरमेंट के, क्या ऐसा होगा? इसका जो जवाब देना है ना, बहुत भारी पड़ता था।
बिल्कुल, जिम्मेदारी बहुत हो जाती थी कंधों पे। वजन वजन। जब हम बड़ी दिल से बोलते थे सर ले लीजिए ये डबल होगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। हमें तब यकीन नहीं था कि ये डबल नहीं 10 गुना हो जाएगा, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 से 10 साल हो कुछ जाएगा। सालों में ही बहुत हुआ है सर आज नोएडा की प्राइस 15,000 से 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पर है। बिल्कुल। इनफैक्ट नोएडा एक्सटेंशन 1,600 रुपए की सेल थी आम्रपाली एंड सब, जब स्टार्ट हुआ था। आज 7,000 9,000 के रेट है। सारे कस्टमर सारे इन्वेस्टर एक ही फोन करते हैं, भाई थैंक यू वेरी मच। बीच में थोड़ा सा टाइम पीरियड रहता है, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यही सिखाता है, पेशेंस इज द की। जितना आप धीरज रखेंगे उतना आप इसमें आगे बढ़ेंगे। घबराना नहीं है, घबराना। अप एंड डाउन आएंगे, क्योंकि सीधी लाइन कभी भी प्रॉपर्टी में नहीं चलती, अप डाउन चलता है, किसी भी वजह से हो सकता है। इसमें मैं कोई एक वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन अच्छी चीज है कि वो लाइन रहती है प्रॉपर्टी में। सबसे बड़ी चीज है कि दादा इन्वेस्टमेंट में तो लाइन ही गायब हो जाती है। भाई कहते हैं ना, दादा बरते वो दादा खरीदे पोता बरते। हाँ, पूरा पोता बरते ही बात। यानी कि आप खरीदिए, अगर आपके पास पैसा है तो खरीदिए, प्रॉपर्टी खरीदिए। आपके फैमिली मेंबर जब उसको यूज करेंगे आपकी बड़ी सी फोटो उस प्रॉपर्टी में लगाएंगे। अच्छा, जैसे आप दुलेरा की बात कर रहे थे, उसमें मैंने सुना है कुछ डिफरेंट जोन है, ये क्या है? देखिए, जब भी कभी कोई प्रोडक्ट को बनाया जाता है, जब किसी शहर को डेवलप किया जाता है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसा ना हो जाए कि वो अनडेवलप्ड रह जाए, या किसी वजह से उसके अंदर बीच में कोई हडल हो जाए। तो ये 920 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, जिसके अंदर 33 विलेजेस आते हैं। ओके। जिसमें से 22 विलेजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने लिए यानी कि एक्विजिशन के अंदर कर रखे हैं। इसको बोलते हैं SIR बाउंड्री। ओके, तो उसमें आम व्यक्ति नहीं खरीद सकता, अभी नहीं खरीद सकता। अभी फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है कि इंडस्ट्री आए। देखिए, आज आप खरीद लेंगे, आपने सपोज कीजिए वहां पे 3,000 गज का प्लॉट खरीद लिया, और कल वहां टाटा साहब आते हैं, कहते हैं मैं 25 एकड़ लैंड खरीद रहा हूँ। अब 3,000 एकड़ की वजह से वो 25 एकड़ नहीं खरीदेंगे, कहेंगे ये कौन इंसान है, मैं इससे क्यों डील करूंगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ऐसे टाइम में उसको एक्विजिशन के लिए नोटिफाइड जोन बना देती है कि ठीक है, आप खरीदना चाहते हो, हमें अपनी एप्लीकेशन दीजिए, हम उसकी एक एप्लीकेशन के थ्रू निकालेंगे, जहां पर एरिया निकालेंगे, तो एरिया डिफाइन होगा। अब इस 920 स्क्वायर किलोमीटर में से 522 किलोमीटर का शहर है जो कि इंडस्ट्री के लिए दिया गया है, उसका मात्र 22% एरिया रेजिडेंशियल है जो अभी नोटिफाइड है, आएगा। तो अभी आपको खरीदेंगे। आज इसको समझिए कि जब गाजियाबाद डेवलप हुआ, नोएडा डेवलप हुआ, तो नोएडा के आसपास का जो एरिया है वो भी सेम तरीके से डेवलप। हाँ, बिल्कुल सच है। तो आपको जो बेनिफिट है मैक्सिमम बाउंड्री के पास। हाँ, आज आप बाउंड्री के अंदर लेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन, लेकिन मेरा जो मानना है कि खाली बाउंड्री के पास ने क्या, बाउंड्री से अगर थोड़ा दूर भी लेते हैं तो आज नहीं तो कल उसने भी बाउंड्री में आ जाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये तो मैंने देखा है, खुद ही नोएडा में देखा है, गाजियाबाद में देखा है। जब नोएडा में आप ही ने जब मुझे तनकौर दिलाया था, तब उस समय कहीं कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक से हुआ कि जेवर में एयरपोर्ट आने वाला है, अब हो रहा है कि तनकौर में मेट्रो स्टेशन भी आने वाला है। मेट्रो स्टेशन आने वाला तो, है, दादरी कॉरिडोर। हाँ, दादरी कॉरिडोर। तो काफी चीजें, ये बात तो सच है कि जमीन जो है वो आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल, प्रेजेंट को नहीं, वो फ्यूचर को प्रोटेक्ट करती है। अगर आपको फ्यूचर देखना है तो आप उसके लिए चलिए। तो अब जैसे आपने मुझे अभी दुलेरा बताया, गोवा बताया, मैंने सुना है ये भी कि गोवा में भी जमीन खरीदना नहीं अलाउड है बाहर वालों के लिए। गोवा में आपको जो प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके कुछ नॉर्म्स हैं। फर्स्ट कि वो आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते, कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। अच्छा जी। क्योंकि जो वो है यूनियन टेरिटरी आती है, तो यूनियन टेरिटरी के अंदर एक सिस्टम बनाया गया है। उस सिस्टम में आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड लगा के खरीद सकते हैं, रेजिडेंशियल लैंड खरीद सकते हैं। आप वहां पर कन्वर्टेड जो विला की जोन की जमीन है, पुराने प्रॉपर्टीज है, वो खरीद सकते हैं। बट आप एग्रीकल्चर लैंड या आप चाहें कि मैं वहां पर जाके ठीक है पूरी पूरी पहाड़ियां खरीद सकता हूँ, सॉरी, वो नहीं। ये पहले हुआ है, पहले अलाउड था, तभी मैंने आपसे सवाल पहले ही अलाउड था। अच्छा। लोगों ने खरीदे हैं, प्रॉपर्टीज खरीदी है, बट गवर्नमेंट ने देखा प्रॉपर्टी खरीद ली, डेवलप कर नहीं रहे। जब डेवलप नहीं कर रहे तो क्या होगा, जंगल होगा, तो फिर कल को क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा ही नहीं। गवर्नमेंट चाहती है इंफ्रास्ट्रक्चर आए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आने के लिए उस पर प्रोजेक्ट आए। तो जो भी लोग वहाँ प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम है, एंड वो गवर्नमेंट का पूरा ओपन एरिया है, आप कर सकते हैं, और वहाँ काफी लोग कर रहे हैं। अच्छा, इनफैक्ट DLF भी कर रहा है। अच्छा, तो अभी जैसे मेरा एक इस पे और सवाल था आपसे कि अब जैसे ऑलरेडी डेवलपर्स, अब सॉरी, एक आम जनता है,
जो अपने शहरों में भी धोखा खा जा रही है कभी कभी प्रॉपर्टी खरीदने में जी। और अब हम उससे कहें कि आप यहाँ धलेरा में इन्वेस्ट कर लीजिए या गोवा में इन्वेस्ट कर लीजिए तो उसका विश्वास कैसे जीता जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, एज अ कस्टमर मुझे क्या क्या चेक करना चाहिए कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले, रादर देन जस्ट मैं धलेरा हूँ इसमें नहीं कहूँगा बिकॉज आप प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। जी। तो एज अ आम इंसान मुझे क्या क्या ऐसा चेक करना चाहिए कि मुझे पता हो जाए कि नहीं ये प्रॉपर्टी साफ सुथरी है और इसको मैं खरीद सकता हूँ? देखिए, सबसे पहला ऐसा मुद्दा जी, इस कड़ी में सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप है आप खुद। अच्छा। आप किसी के कहने पर कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, ले लीजिए, नहीं। आज की डेट में सर बड़ा सिंपल है कि आप मोबाइल फोन भी खरीदने जाते हैं तो आप ये नहीं कि खाली ये एप्पल का फोन है तो खरीद लेते हैं या ये सैमसंग है तो खरीद लेते हैं। मैं किसी कंपनी की बारी नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूं XYZ किसी भी चीज को खरीद तो आप 10 बार उसको चेक करते हैं, उसके फीचर्स देखते हैं, कंपैरिजंस करते हैं। आजकल तो AI का जमाना है, सब कुछ देख लेते हैं। सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्रोडक्ट। आप उसके बारे में डालिए, सोशल मीडिया आपको पहला आंसर देती है कि क्या आपको वहां जाना भी चाहिए या नहीं चाहिए। सेकेंड, आप खुद वहां पर जाइए, वहां जाकर उस प्रोडक्ट को पहले देखिए, उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। उसकी म्यूटेशन के बहुत सारे नाम हैं। खसरा खतुनी, 7/12, इसको अलग अलग बोलते हैं। महाराष्ट्र में इसको 7/12 बोलते हैं। अच्छा, खसरा खतुनी बोलते हैं और खसरा खतुनी बोलते हैं यूपी और बिहार साइड में इसको खसरा खतुनी बोलते हैं। दिल्ली और इधर एरिया में इसको म्यूटेशन बोलते हैं। एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं 100 साला। 100 साला। 100 साला, अच्छा, 100 साला यानी कि वो जमीन जब से बनी है पिछले 100 साल में कौन कौन उसका ऑनर रहा है, आपको वो भी मिल जाता है। तो इसमें हम कैसे पता करें कि हमारे लिए ये ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। आप उस लैंड का जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है वहां पर जाइए, रजिस्ट्रार ऑफिस में। वहां पर एक सिर्फ और सिर्फ मात्र 100 या 200 रुपीज की फीस डिपॉजिट होती है और गवर्नमेंट उसका एक सर्टिफिकेशन निकालती है। ओके। आप उसको सर्टिफिकेशन निकलवा लीजिए, वो रजिस्ट्रार ऑफिस से आता है। उसमें लिख के आता है कि ये जमीन एग्रीकल्चर है या ये जमीन रेजिडेंशियल है, इसके क्या खसरे हैं, क्या नंबर है, वो आते हैं और आप इसको परचेज कर भी सकते हैं। नहीं, ओके। अगर नोटिफाइड होती है तो वो रेड जोन अलर्ट करते हैं इसको। अच्छा, कि आप इसको नहीं खरीद सकते। अच्छा, अगर मैं खरीद सकता हूँ फॉर एग्जांपल जी, और ये किसी एक बंदे के नाम पे है बट वो मेरा सेलर नहीं है, मतलब सेलर बन के आप आए फॉर एग्जांपल और मेरे पास जो है किसी और के नाम मुझे उसमें दिख रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो मे बी पॉसिबल ऐसी गलती भी हो सकती है। अच्छा, ये एक आम है। जब हमारे यहाँ पहले लैंड जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स थे ये ऑनलाइन नहीं थे। अच्छा, तो मुदित जी होता क्या था कि पहले ना बहुत सारे नाम होते थे, एक ही फैमिली में 4-5 बच्चे होते थे एंड लैंड पार्सल्स कैसे डिवाइड होते थे कि ये वाला प्लॉट आपका हो गया, बैठक आपकी हो गई, बार का आपका हो गया, खेत मेरा हो गया। तो उस टाइम पे क्या होता था, नाम कैसे रखे जाते थे, ध्यान से समझिएगा, मुदित, अदित, निमित, समित, ऐसे करके नाम चलते थे, मिक्स चलते थे, राइमिंग। मैं इसको सही वर्ड बोलूं जैसे रमेश, सुरेश, कमेश, ऐसे चलते थे। तो उसमें क्या होता था कि रमेश जी का एरिया राइट वाला था, सुरेश जी का राइट वाला, तो वहां गए दोनों। रमेश जी बोले मेरी जमीन है, सुरेश जी है। रजिस्ट्रार ने 533 नंबर रमेश जी और 534 नंबर सुरेश जी चढ़ा दिया, आपस में स्वैप कर गए। अब 34 आपका होना चाहिए था और 33 इनका होना चाहिए था। आप 33 पे बैठे हो, 34 पे बैठे हो, ये कैसे जस्टिफाइड होगा? ये गलती हो सकती है, लेकिन इसका अमेंडमेंट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली सारे लैंड पार्सल्स को गूगल लिंक के थ्रू, अब तो इनफैक्ट आप रजिस्ट्री कराने जाइए तो वो आपसे कहते हैं इसका गूगल लिंक लाइए। अच्छा, आपको मजेदार किस्सा है कि गूगल लिंक ले जाकर वहां प्रोवाइड करना पड़ता है एंड रजिस्ट्रार साहब वहां रजिस्ट्री में गूगल लिंक चढ़ाते हैं। अच्छा, तो जब आप उस 534 को देखते हैं तो शिजरे में 534 अगर लेफ्ट वाला है तो गूगल लिंक में भी वो 534 लेफ्ट वाला दिखाई देगा। ओके। तो आज इसकी जो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, पहले इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी और ऐसा हुआ है। इसके लिए एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल रखा है, उसको बोलते हैं तितंबा। हाँ, तितंबा। अगर गलती हो जाती है किसी की वजह से, हो सकता है मेरी वजह से हो गई हो सकता है ऑफिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ध्यान नहीं दिया हो, और मे बी पॉसिबल ज्यादातर जान इसमें हमारे भाई हैं, वो हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। जो टाइपिस्ट होते हैं ना एडवोकेट के साहब के यहाँ, वो जल्दी में होते हैं क्योंकि वो दिन में खट 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 नंबर डाल रहे हैं और गलती से इधर से बोल रहा है 534 डाल, 533 डाल, नंबर में गलती जान पूछ के होती है। ऐसे टाइम में गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, आपको री रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, आप ही के रजिस्ट्रेशन में एक
100 रुपीज का स्टैम्प पेपर के साथ में एक एप्लीकेशन लगती है एंड उसको दोबारा रिव्यू करते हैं, रिव्यू करके उसको स्टैंपिंग करते हैं कि ठीक है पुराना नंबर ये था, अब इसको ठीक कर दिया, ठीक कर दिया। म्यूटेशन लेकिन आपकी तभी होगी जब उसमें वो नंबर ठीक हो। अच्छा, म्यूटेशन का क्या महत्व है? अगर मैंने रजिस्ट्री करा ली तो क्या प्रॉपर्टी मेरी हो गई? सर टेक्निकली आप बात करें तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं हुई। अच्छा, फौरी तौर पे आप मालिक हो गए, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई क्योंकि गवर्नमेंट का पेपर है, आज ही हो गई। बट म्यूटेशन क्या होती है कि वो जमीन, सपोज कीजिए जब जमीन हमारे पास बनी तो उसका एक नंबर बनता है, उसका नंबर बना 2022 जो था उसके अंदर 100 एकड़ लैंड थी। अब ये 100 एकड़ लैंड किसी एक इंसान की थी, वो जमींदार था। वो जमींदार आज तो है नहीं, उस जमींदार ने क्या किया, आपके फादर को, मेरे फादर को, किसी और को ऐसे टुकड़े करके जमीन बांट दी। तो उसका डिवाइड कैसे हुआ, 2022/1, 2022/2, इसके ये हिस्से बने। इसके बाद में ये उस आदमी ने भी अपने बच्चों को दे दी 6 को, तो उन 6 में डिवाइड हो गई, तो इसका जो नंबर है वो चेंज होता रहा। म्यूटेशन क्या होती है, वो जमीन जब पहली बार किसी इंसान के नाम पे चढ़ी तब से लेके आज तक के सारे नाम उस खाते में लिखे जाते हैं, और आज उन सब के नाम के आगे लिख के आज क्रेता श्री XYZ के नाम तब्दील और तामील कर दी गई है। ये सब रजिस्ट्रार साहब के यहाँ से होता है। ठीक है, तो इसमें पूरी कानूनी प्रतिक्रिया है। म्यूटेशन के बाद ही आप मालिक बनते हैं, तो मालिक बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। और मेरे हिसाब से अगर बात कही जाए तो मैं जब भी कभी किसी को रजिस्ट्रेशन के लिए बोलता हूँ तो मैं सबसे पहली लाइन बोलता हूँ, म्यूटेशन कराना जरूरी है, चाहे कितना भी समय लगे। इसमें समय लगता है, इसमें 90 डेज का समय गवर्नमेंट का है, जो लगता ही लगता है, क्योंकि वो बकायदा वेरीफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद आपके नाम पे, क्योंकि आप मालिक बन रहे हैं सर, ये टाइम आपको लगाना चाहिए। तो बाकी सर मैं अगर रेरा पे वापस आऊँ तो रेरा एक्चुअली है क्या, और इसकी क्या इसका अपना कोर्स ऑफ एक्शन क्या है रेरा का? और अगर रेरा वेरीफाइड प्रॉपर्टी है तो क्या इसका मतलब हम उसमें आंख मूंद के इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये 3 सवाल हैं। देखिए, जो पहला सवाल है आपका, रेरा क्या है? जब इंश्योरेंस आया था तो इंश्योरेंस भी इसीलिए लाया गया था, आपने इंश्योरेंस है ना, IRDA है, IRDA है, तो IRDA बहुत बाद में आया था, पहले इंश्योरेंस था। तो इंश्योरेंस में ना घपले बहुत होने लगे थे। एक आम आदमी खड़ा होता था, कहता कल से मेरी इंश्योरेंस कम नहीं, कल से मेरे को पैसे दो, मैं आपका इलाज करूंगा। उसने हॉस्पिटल में सेटिंग करी और आपको बेड दे दिया, आप खुश हो गए, मेरा हो गया, आपने 10 टेस्टिमोनियल डाले, आपको 100 लोगों का पैसा आ गया। ये ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हुए, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, IRDA बनाते हैं जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करेगा। ठीक, अथॉरिटी बनाई। टाइम लगा, क्योंकि इतने टाइम से चली चीज आ रही थी, टाइम लगती है, अथॉरिटी बनती है। रेरा भी सेम है सर, रेरा में इतने साल का पुराना चीजें आ रही हैं। अब रेरा ऐसा तो है नहीं कि कल आपने एक IAS ऑफिसर बैठा दिया और वो सारा का जो उठाएगा कंप्यूटर चला के ठीक करे, नहीं करे, टाइम लगेगा। तो रेरा को आए हुए हमारे हिंदुस्तान में अभी अप्रॉक्स 4 से 5 साल हो गए बस। काफी सारी चीजें रेगुलेट हो चुकी हैं। आज जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें एक आम इंसान खुद पूछता है कि क्या आप रेरा सर्टिफाइड हैं, और उसमें ही आपकी सारी चीजें निकल के आती है। क्योंकि रेरा जो काम मैं आपको बोल रहा हूँ, आप पेपर चेक करिए, वो पहले ही चेक करके आपको ऑनर हो या नहीं हो तभी देते हैं। तब तो रेरा 90% काम कर देता है। रेरा 90% काम करता है, 10% आपको करना है, आपने वेरीफाई करना है। मैं तो ये कह रहा हूँ 100% कर देते तब भी 10% आपने करना है। अब जाइए, जरूरी है। अब इसके आने से क्या चेंज हो रहा है? यस, काफी सारी चीजें जो पहले होता था ना मुझे जी कि मेरी जमीन मैं बिल्डर, तेरी जमीन तू बिल्डर, अब वो नहीं होता। आज आदमी डरता है, पहले नहीं डरता था। जब हम लोगों की नोएडा में स्टार्टिंग हुई थी तो वो जमीन का मालिक भी नहीं होता था, और वहाँ जमीन पे खड़े होकर कहता था आई एम द ओनर, कल सुबह रजिस्ट्री कराने आ जाना। जब हम जाते थे तब पता लगता था वो ओनर नहीं है, ओनर किसी और को ला रहा है, किसान आ रहा धीरे से रजिस्ट्री करने। हम पूछते थे ये कौन है, कह रहे यही तो मालिक है। तो भाई साहब आप कौन हो? कह रहा मैं तो एग्रीगेटर हूँ। हमें समझ में नहीं आता था कि कितने एग्रीगेटर हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ रजिस्ट्रियां ऐसी हैं जिनमें 10-10, 15-15 लोग आ रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता था कि मालिक कौन सा है। उसमें मैंने आपको बताया ना, बटे एक खेत में तो जितने ओनर होते थे सब आते थे। माइनर का बड़ा एक इशू आता था कि बहुत से लोग क्या जल्दी में, उनकी गलती नहीं है, टेक्निकली उन्हें पता ही नहीं होता था। छोटा बच्चा है, 16 साल से 18 साल से नीचे का बच्चा है, वो घर पे सो रहा था, पापा आए रजिस्ट्री करके चले गए, यू आर द ओनर, कांग्रेचुलेशंस हो गई, सब कुछ हो गई, आपने घर बना लिया। अब भाई साहब 5 साल बाद एक बच्चा आता है, वो कहता है ये आपकी जमीन ही नहीं, जमीन का मालिक नहीं, बिकॉज दैट टाइम वो माइनर होता था, अब वो मेजर हो गया, आज वो मालिक है। वो कहता है आप अगर इसके मालिक हैं तो मेरे साइन किए हुए पेपर दिखाइए। क्लॉज नहीं था।
आज रेरा ने उस चीज को बहुत प्यार से उसको सॉल्व किया। रेरा ने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, उसकी एनओसी लगा दीजिए। आज बच्चा छोटा है, उसकी एनओसी उसे एटलीस्ट बताइए तो सही हाँ कि ये कर रहे हैं, कि हम ये कर रहे हैं। फैमिली पता चाहिए। बेटियों का एक बड़ा अच्छा मुद्दा आपको पता ही होगा कि भाई बेटियों का हिस्सा नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है यार? गवर्नमेंट ने कहा भाई क्यों नहीं है? हाँ, कीजिए। कीजिए। मेरे हिसाब से डे 1 से होना चाहिए। हाँ होना चाहिए था, बहुत अच्छी चीज हुई। सर मैं कोई प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो दोनों में होना चाहिए। दोनों पैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, देना चाहिए। और ये आपको भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए। हाँ नहीं बिल्कुल, वैल्यू बढ़ रही है, दीजिए ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कहते हैं कि कब तक इस मोह से बार बार टकराओगे, एक दिन इस मोह में बैठ के खुद ही बार बार महाभारत बन जाओगे। बिल्कुल सत्य है। तो इस महाभारत को खत्म करने के लिए कृष्ण भगवान ने गीता में भी प्रॉपर्टी की वजह से होती है। नहीं, कृष्ण भगवान ने गीता में 2 बार कहा कि भाई झूठ बोलो, लेकिन कहाँ? जहाँ किसी की जान बच रही हो या किसी का बहुत बड़ा काम हो रहा हो, किसी की जिंदगी हो, बट इसलिए नहीं कि रोज बोलो। हमने उसको उल्टा कर लिया, हमने कहा अब तो कृष्ण भगवान कहेगा रोज झूठ बोलो। ये नहीं हो सकता। अच्छा, बहुत से लोग, इसमें एक और बड़ा तर्क है, बहुत से लोग कहते हैं इस हिसाब से तो मैं ताजमहल की रजिस्ट्री करा दूं तो क्या मेरा हो जाएगा? नहीं होगा जनाब, हुमायूं का भी नहीं हुआ। तो वो आज भी गवर्नमेंट के जिस नक्शे में जिसका मालिक का है, गवर्नमेंट है उसकी मालिक। तो सर रेरा से चलिए मैं एग्री कर गया कि काफी कुछ है और रेरा के देख के हम प्रॉपर्टी ले सकते जी। हैं। तो क्या जो अपने पास प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टर की जो आप बेचते हो, तो क्या आप भी पहले उसको देखते हो कि वो रेरा अप्रूव्ड है? 2 चीज होती है सर, कि अगर वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से अगर अप्रूव्ड है तो हमें कुछ नहीं देखना होता। हम गवर्नमेंट अथॉरिटी के अप्रूवल्स, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम धुलेरा की बात करें तो धुलेरा में एक बड़ा अच्छा वर्ड मुझे को मिला, प्लान पास। अच्छा, प्लान पास क्या है कि वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कोई भी जमीन कोई भी इंसान नहीं बेच सकता। क्यों? जब तक उसके पास वो प्लान पास नंबर ना हो। ओके। तो उसमें जब रजिस्ट्री होती है, आपकी रजिस्ट्री के अंदर लिखा होता है कि आपका प्लान पास ऑर्डर नंबर दिस इस डेट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कन्वर्ट करके आगे टाउन प्लानर को भेजा और टाउन प्लानर ने सेम ऑर्डर को आगे पास किया। ठीक है। जब ये ऐसी सिचुएशन होती है तो क्लैरिटी है। हाँ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर कोई डेवलपर आके कह रहा है कि भाई साहब मैं वहां पर प्रोडक्ट लेकर आऊंगा, ये करूंगा, अगर ऐसी चीजें तो हम उससे बोलते हैं कि भाई अब अपनी चीज दिखाइए, हमें चीजें दिखाइए, क्या डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ये उसमें चेक करना बनता है। ठीक है, जरूरी है। तो सर धुलेरा के बारे में जब और बात करना चाहेंगे कि जैसा आपने कहा कि इतने दूर बैठा व्यक्ति भी आपसे प्रॉपर्टी धुलेरा की खरीद सकता है, तो इसमें 2 सवाल है मेरे। पहले तो ऑब्वियसली बंदा देखना चाहेगा खरीदने से पहले, जो आपने कहा जरूरी होता है, अगर नहीं भी चाहिए तो आप देखिए जरूर। बिल्कुल। तो इसमें क्या आप बंदे को इस चीज के लिए फैसिलिटेट करते हैं दिखवाने के लिए प्रॉपर्टी? इफ यस तो क्या उसके कुछ चार्जेस होते हैं और या कुछ बुकिंग अमाउंट होता है? अगर होता है तो क्या वो रिफंडेबल होता है? यस, हम मुदज्जी इसमें कहते हैं इंसान से कि अगर आप इस प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एज ए टोकन अमाउंट ओनली 1 लाख रुपीज ट्रांसफर कीजिए कंपनी के अकाउंट में। कंपनी आपको इसके बदले में पूरी साइट विजिट, पूरा फ्लाइट से ले जाना, होटल, साइट विजिट, गाड़ी, ब्रेकफास्ट, सब कुछ करके विद इन 24 आवर्स आपको बैक टू पवेलियन दिल्ली भेज देती है। ठीक है। आप कहते हैं सब कुछ सही है, मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देख लिया और मेरे को अच्छा लगा, आप उस प्रॉपर्टी को बाय करते हैं तो आपका कोई एक्सपेंस उसमें नहीं कटता है। ओके। वो आपका एज ए बुकिंग अमाउंट कंसीडरेशन हो ठीक जाता है। किसी वजह से आप कहते हैं कि भाई मेरे को नहीं समझ में आया, तो ऐसी वजह हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, तो उस केस में मात्र 16,500 रुपए आपकी एक विजिट के एक्सपेंस कटता है, बाकी पैसा आपको वापस मिल जाता है। मतलब 15% तो इज वेरी वेरी। हमने देखिए बहुत ज्यादा वर्किंग की है, उस वर्किंग को करके एक आम इंसान को क्या दिक्कत हो सकती है, कई बार दिक्कत आपको भी आ सकती है, हाँ, सभी को उस दिक्कत का सोल्यूशन हमने दिया है। बाकी इसमें आपका पूरा 100% रिफंडेबल होता है, नो इशू। ये तो बहुत अच्छा है। अब लेकिन आदमी के लिए टायरिंग बहुत नहीं हो जाएगा? एक बार देखने आ रहे हैं, फिर एक बार रजिस्ट्री कराने भी आ रहे हैं, फिर एक बार म्यूटेशन भी कराने आ रहे हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया और अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारी स्मार्ट सिटी के अंदर, अच्छा, स्मार्ट सिटी के अंदर आप क्या करते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन अपने घर बैठे करा सकते हैं। मतलब आने की जरूरत नहीं है मुझे वहाँ किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में लाइन लगा के घंटों पसीना कुछ नहीं करना, फोटो खिंचा के तो बड़ी मुश्किल कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्री होती है। इसमें गवर्नमेंट ने एक चीज किया है, उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट आपके ऑलरेडी पास्ड हैं, प्लान पास्ड है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट बनाकर वो आपको घर पे भेज देते हैं। अच्छा। आप उनको साइन करके वापसी भेज देते हैं एंड वो एक पोर्टर होता है गवर्नमेंट का, उस पर चढ़ते हैं। अच्छा। उस पोर्टर पे चढ़ने के बाद में आपकी वो रजिस्ट्रार सिर्फ और सिर्फ सेलर यानी कि जो डेवलपर आपको बेच रहा है
उसको वहां फिजिकली खड़ा होना जरूरी है, बस। वो अच्छा। खड़ा रहेगा। आपकी रजिस्ट्री होके विद इन 30 डेज आपके घर कुरियर से आ जाती है। आप इसको, जो रजिस्ट्री आपके सामने फिजिकल है, इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन भी देख सकते हैं। पोर्टल अच्छा। की फैसिलिटीज है ओके। कि आपके नाम पे आ गई, जैसे म्यूटेशन में हाँ, आता है, mutation। रजिस्ट्री में देख सकते हैं। तो इसको ये पोर्टर स्मार्ट सिटी का बोलते पार्ट हैं। है, इसको पोर्टर बोलते हैं। इसको पोर्टर बोलते हैं। वन मोर थिंग, तो ये और शहरों में भी होता है कि सिर्फ धुलेरा में है? अभी देखिए स्टार्टिंग में बात करें तो ये जो पोर्टल फैसिलिटीज है, ये अभी अहमदाबाद, दुलेरा, स्मार्ट सिटीज जो है नई आ रही हैं, जो कि आपकी बैरल लैंड थी वहां शुरू की है। आने वाले टाइम में अगले 2 से 3 साल में ये पूरे इंडिया में हर जगह होगा। पहले भी ऐसा होता था, बट पहले इसको पोर्टर से नहीं करते थे। पहले इसको क्या करते थे, इसको बोलते थे आपको SPGA, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी बोलते थे इसको, जनरल पावर ऑफ जनरल अटर्नी। तो उसमें पेपर साइन करके आप देते थे कि मैं किसी वजह से नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे नाम पे साइन करके रजिस्ट्री कर दी जाए। ये होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है कि यार जरूरी नहीं है सबको भीड़ लगाने, क्योंकि रजिस्ट्रियां कम नहीं होती, 150 200 रजिस्ट्रियां हो रही हैं। तो कह रहे क्यों इतने लोगों को बुलाना, से बेचने वाला एक है उसको बुला लो। जब आप इस रजिस्ट्री, इस जमीन को, इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो आपको जाना कंपलसरी है। ओके। उस टाइम पे आपका कंपलसरी। चलिए, अभी नहीं, अभी मतलब अभी मैं नहीं। अगर मुझे लेना हो तो मैं घर बैठे ले सकता हूँ ये बिल्कुल ले प्रॉपर्टी। ये तो बहुत अच्छी फैसिलिटी बताई आपने। अब इसके बाद एक चीज़ और मुझे इस पे जाननी थी कि जैसे आपने बैठे बैठे घर पे प्रॉपर्टी ले ली जी। आपने, बट अगर फ्यूचर में आपको बेचना है तो क्या उस समय भी आपकी कंपनी सहायता करती है इस चीज में? यस, हमने उसके लिए भी एक बाय एंड सेल उसमें पोर्टल बना रखा है। आप अपनी प्रॉपर्टी उस पोर्टल पे डाल देते हैं। हमारे पास डेली बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं मुझे इस नए प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, मेरे को उस पुराने प्रोडक्ट में रहना है जहां पर ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, लोग आ चुके हैं। तो वहां पर आप अपनी इन्वेंट्री डाल दीजिए, वो इन्वेंट्री हम आपकी लेकर उनको डायरेक्टली सेल करते हैं, हम आपकी रीसेल में हेल्प करते हैं। ओके, ये हमारा प्रोडक्ट है। सो बिफोर वी एंड द शो सर, उससे पहले आपसे एक ऐसी राय इन्वेस्टर्स के लिए जो आप देना चाहते हैं, जो उनको सुरक्षित भी रखे और सुरक्षित रहने के साथ साथ मुनाफा भी दे, वो क्या होगी? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, और इस सवाल का जवाब मैं बड़े संक्षेप में बोलूं तो वो प्रोडक्ट जिसमें आपका दिल ठुके, जिसमें आपको आवाज आए कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट अपने बच्चों के लिए लेना चाहिए, अपने घर वालों के लिए लेना चाहिए, उसे जरूर बाय करें। दूसरा, कोई नई जगह जो डेवलप्ड हो रही है वहां पर बाय करें, क्योंकि आज फॉर एग्जाम्पल आज दुबई और डाउनटाउन दुबई का एक डेवलप्ड सिटी है, तो वहां प्राइसेस ही सर, वहां पे 100 गज का प्लॉट लेने जाएंगे तो 20-25 करोड़ का नहीं, 250-300 करोड़ का मिलेगा। तो आज लेने का फायदा नहीं है। हाँ, जब वो आज से 10 साल पहले डेवलप्ड हो रहा था तब वहां भी प्राइस 10-15 लाख थी इंडियन प्राइसेस, तो वहां लेने का फायदा। सेम विद दुलेरा, आज लेने का फायदा है। जब वहां प्राइसेस पहुंच जाएंगी 1 लाख या 2 लाख, तो एज ए इन्वेस्टर लेने का, क्योंकि उस टाइम पे एंड यूजर आ जाएगा। बिकेगी प्रॉपर्टी, मैं नहीं कह रहा, एंड यूजर आ जाएगा। आज नोएडा मैंने जितने इन्वेस्टरों को राय दी थी कि आज एंटर कर जाइए आप, आज वो सारे लोग खुश हैं, क्योंकि आज प्राइस ऑलरेडी 5 गुना 10 गुना कर रही है। तो सबसे पहली जो प्यार वाली राय है वो ये, एक तो खुद जाके देखना, खुद खड़े होना। दूसरा, मेरा ना पुराना एक तरीका रहा है, मैंने स्टार्टिंग से जब से सेल किया, मैं हमेशा हर एक को राय देता। अपनी प्रॉपर्टी में, मैंने आपको भी राय दी थी, अपनी प्रॉपर्टी पे जाओ, वहां जाके 2 मिनट उस प्रॉपर्टी पे अपने आप आंख बंद करके अपने आप को दिल से आवाज पूछो। जब आए दिल से आवाज कि हाँ लेनी चाहिए, ले डालो। अगर दिल में आए कि नहीं कोई वजह है, छोड़ दो, दूसरा मौका आएगा। जिंदगी में प्रॉपर्टी खरीदने के मौके हमेशा आते रहते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी हमारे शो पे आने के लिए और हमारे श्रोताओं की इंक्वायरी को सॉल्व करने के लिए। फ्यूचर में हम आपको फिर से बुलाना चाहेंगे जब भी, एनी टाइम, कभी भी। और मैं इनफैक्ट आपको इसी प्रोग्राम के माध्यम से बताऊं कि हम लोगों ने क्या है अपना, क्योंकि आज मैं हूं तो मैं आज आपसे वार्तालाप कर पा रहा हूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। कुछ लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, बट सारे लोग नहीं। तो हमने इसी के लिए एहसान किया। हमने आज तक 17 साल में अपना जो रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है उसके लिए एक बुक भी लिख दी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। A to Z रियल एस्टेट हमने बुक लॉन्च की है, जो कि लास्ट ईयर लॉन्च हुई है। तो वो भी है, उससे आप जब पढ़ेंगे तो आपके जो सवाल हैं, जो आगे आने वाली नई जनरेशन है, वो ये भी देखेगी कि पहले प्रॉपर्टी में कितनी परेशानी होती थी, आज क्या होती है, और उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसका भी एक माध्यम बना दिया है, उसको आप आराम से Amazon पे भी अवेलेबल है, देखिए उसको पढ़ सकते हैं। तो सर, अगर इन्वेस्टर की को कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? सर, हमारा ऑफिस 83 सेक्टर में है, नोएडा के अंदर, और बिल्कुल इंडिया टीवी के बैक साइड में है, और गूगल पे भी है। और द भारद्वाज टेरेस हमारा एक और
वर्टिकल है, तो वहाँ पर भी हम अवेलेबल हैं, तो एनी टाइम कभी भी आ सकते हैं। बाकी मेरा नंबर है 9310842000, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। मैं नहीं होऊंगा तो मेरा स्टाफ होगा। बट हाँ, मैं एक वादा करना चाहता हूँ, वो वादा सिंपल है कि आप कभी भी अपने सपनों का घर किसी और के पैसों में नहीं ढूंढेंगे। आपके बच्चे आपकी दी हुई प्रॉपर्टी को आपके नाम के साथ रोज पूजेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।